हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। कल यानी सैटरडे हमारा एक विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बड़े जानकार पत्रकार सईद नकवी का इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में उन्होंने उनकी जमाल खाशोगी, जो सऊदी अरब के पत्रकार जिनकी हत्या हुई है, उनसे उन्होंने इंटरव्यू किया था। भारत के वो अकेले पत्रकार हैं जिनकी खाशोगी से मुलाकात हुई थी। ये सैटरडे आपको ये विशेष कार्यक्रम के दौरान इंटरव्यू दिखाया जाएगा। आज का कार्यक्रम बहुत स्पेशल है। स्पेशल इस तरह से है कि अमेरिका में 9/11 जो आतंकी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को, उस हमले के बाद जो अमेरिका ने वार ऑन टेरर यानी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध शुरू किया था, उसमें अब तक 17 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। और ये पुष्टि खुद अमेरिका के ही एक यूनिवर्सिटी के एक विभाग ने की है। इसके बारे में मैं और आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताऊं कि ये उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी और अमेरिका में रिपब्लिकन जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार थी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ये कहा था, या तो हमारे साथ या आतंकवादियों के साथ, यानी उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवाद के विरुद्ध जंग शुरू करने की बात की थी। अब 17 वर्षों में अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, इन जगहों पर 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये चौंकाने वाले आंकड़े स्वयं अमेरिका के रोड द्वीप में स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी के वाटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर की रिपोर्ट से सामने आए हैं। ये रिपोर्ट अब से कुछ ही घंटे पहले जारी की गई है। आतंकी हमला जो 11 सितंबर को हुआ था, न्यूयॉर्क में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। वहां का ट्रेड टावर, जिसे ट्विन टावर कहते थे, 2 टावर्स, उनमें हवाई जहाज टकराने से लोग मारे गए थे और ये टावर्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। उस समय अमेरिका ने कहा था कि उसमें 19 अलकायदा के लोग लिप्त थे इस हमले में, और उसी को एक तरह से रीजन बना करके, बहाना बना करके अफगानिस्तान पर हमला किया था। अफगानिस्तान पर हमला कुछ ही सप्ताह के बाद 7 अक्टूबर को शुरू कर दिया गया था और उसके नतीजे में वहां नॉर्दर्न अलायंस के नाम से मॉडरेट जो नेता, जो अमेरिका की नजर में थे, उनकी सरकार बनाई गई थी। कई एक्सपर्ट्स ने उस जमाने में भी अमेरिका की इस थ्योरी को गलत बताया था, जो 19 अलकायदा के लोगों की बात कही गई थी, और ये आरोप लगाया गया था कि उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के, डिक चेनी, उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्री यानी रक्षा का जो साजो सामान बनाने वाले बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए और इसराइल के जो बड़ा एजेंडा है इस पूरे क्षेत्र के लिए, उसको पूरा करने के लिए किया था। बताया यह गया था कि हमला करने वालों में 15 सऊदी नागरिक हैं, 2 UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के, 1 मिस्र का और 1 लेबनान का नागरिक है। लेकिन अब चूंकि अमेरिका और सऊदी अरब की दोस्ती है, उसकी वजह से उन 15 सऊदी नागरिकों की बात अब नहीं कही जाती है और उसे एक तरह से दबा दिया गया है। ये 9/11 जो हमला था, उसके बाद अमेरिका ने जो अफगानिस्तान पर हमला किया, उससे तालिबान की सरकार को हटाया और ये जो मैंने बताया नॉर्दर्न अलायंस की सरकार बनाई और वहां पर कब्जा कर लिया। उसके साथ साथ ही पाकिस्तान की सीमा, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा के नजदीकी क्षेत्र थे, वहां ड्रोन हवाई जहाजों से हमले शुरू किए गए और इसके पश्चात फिर 2003 में इराक पर हमला किया गया। उस समय आरोप लगाया गया था वहां के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी वो हथियार हैं जिससे बड़े संख्या में लोग मारे जा सकते हैं, बेगुनाह लोग मारे जा सकते हैं। युद्ध के अंत में
ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मैं उस युद्ध के दौरान खुद इराक में था। दूरदर्शन का एक कार्यक्रम था वर्ल्ड व्यू इंडिया, उसके लिए मैंने वहां से रिपोर्टिंग की है। अरबिल नॉर्थ से लेकर के और बसरा तक, बगदाद और बाकी सारे शहर, मैं सब जगह गया, लेकिन कभी कहीं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के मिलने की बात अमेरिकी अधिकारियों ने नहीं की, वो नहीं मिला। ये कार्यक्रम जो दूरदर्शन पर था वो शहीद नकवी के नेतृत्व में एक कंपनी जो उनकी है उसको मिला था, और वो कंपनी, उन्होंने विश्व भर में बहुत से पत्रकार भेजे थे, जिसमें मैंने सबसे अधिक काम करके इराक से रिपोर्टिंग की थी। आपको याद होगा 2003 में मार्च और जून के बीच में ये जो रिपोर्ट आई है ब्राउन यूनिवर्सिटी के वाटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स की, उसमें यह कहा गया है कि 17 वर्षों में इस तथाकथित आतंकवाद विरोधी युद्ध में 5,07,000 लोग मारे जा चुके हैं। आप जरा सोचिए, गौर कीजिए, अगर किसी घर से एक आदमी भी किसी वजह से बेगुनाह मारा जाता है, वहां कितनी बड़ी तकलीफ होती है। जिन देशों में, जिन क्षेत्रों में इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं, 5 लाख लोग, वो उनका क्या हाल रहा होगा, वो किस स्थिति से और किस मानसिक स्थिति से वो लोग गुजर रहे होंगे। अब इसमें यह भी बताया गया है कि ये जो 5,07,000 लोग मारे जा चुके हैं, इनमें बड़ी संख्या बेगुनाह नागरिकों की है। यह भी कहा गया है कि मरने वालों का आंकड़ा और अधिक हो सकता है, चूंकि 2016 में जब आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, उसके बाद अब के इकट्ठे किए गए आंकड़ों में 1,10,000 की वृद्धि हुई है। यानी ये जो 5,07,000 की संख्या है, ये अभी बढ़ सकती है। अक्टूबर 2018 तक अफगानिस्तान में 1,47,000 लोग मारे गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अफगान सुरक्षाकर्मी, नागरिक और तालिबान लड़ाकू इसमें शामिल है मरने वालों में, और इनमें 6,334 अमरीकी भी शामिल हैं। चूंकि जाहिर है, जब कहीं अगर युद्ध होता है, कितना भी हथियार हो, कितना भी मजबूती से आए, लेकिन कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई होती है, और उसमें ये 6,334 अमरीकी नागरिक जो अधिकतर सैनिक हैं, वो मारे गए हैं। पाकिस्तान में इन 17 वर्षों में 65,000 लोग मारे गए हैं। इनमें से 90 अमेरिकन शामिल हैं, 9,000 स्थानीय सुरक्षाकर्मी और 23,000 नागरिक। 23,000 नागरिक का मतलब वो बेगुनाह नागरिक जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बेचारे मारे गए हैं। इनके अतिरिक्त कुछ लाख लोग भी मारे गए हैं। जो तालिबान पाकिस्तान की बात कही जाती है, वो जाहिर है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही तरफ से वो दूसरी तरफ वाले लड़ने वालों को भी हथियार दिए जाते हैं। ये एक अलग इस पर कार्यक्रम किया जा सकता है, मैं अब उस बहस में नहीं जा रहा। इराक में जो 2003 में युद्ध आरंभ हुआ था, उसके बाद अमेरिका का कब्जा हुआ, और फिर अब तक कई वहां पर इलेक्शन हो चुके, अभी एक नई सरकार भी बनी है। इस 17 साल के दौरान 2,68,000 से लेकर 2,95,000 लोग वहां भी मारे गए हैं। आमतौर पर ये इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आमतौर पर अमेरिकी जनता, वहां का मीडिया और वहां के संसद सदस्य आतंकवाद विरोधी युद्ध की बात करने को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आंकड़े ये संकेत दे रहे हैं कि युद्ध अभी जारी है। और यह भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि ये रिपोर्ट सिर्फ जो इंसानी नुकसान हुआ है, इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, उसके बारे में बात कर रही है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो और दूसरे नुकसान हुए इन तमाम देशों में, उसका अभी कोई ऐसा आंकड़ा पूरी तरह से नहीं आया है जिसको ये कहा जा सके कि सारे नुकसान के बारे में बात सामने आ गई है। आपको मैं ये भी बताऊं कि इन जंगों के अतिरिक्त 2015 से ये जो आंकड़े हैं, ये सिर्फ इराक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जंगें चली हैं। ये जंगें कैसी हैं? वो आतंकवादियों को भेज करके बिल्कुल बेहतरीन गाड़ियां, बेहतरीन हथियार दे करके भेजे गए, जो आपके सामने है सीरिया और इराक में।
7 साल तक वहां पर कई शहरों में आपको मालूम है, याद है आपको कि जिस तरह की वीडियो आ रही थी, कितने घिनौने तरीके से लोगों को मारा जा रहा था। और कई शहरों पर उन्होंने कब्जा किया था, जिसको आपको याद होगा मौसुल में अबू बकर अल-बगदादी ने अपनी इस्लामी स्टेट का अनाउंसमेंट किया था। ये सब नुकसानात इसके अलग हैं। सीरिया में कितने लोग मारे गए वो अभी संख्या आनी बाकी है। ये सब इसी 9/11 के बाद में ही अलग अलग तरह से जंगों की शक्लें हैं सिर्फ, लेकिन टारगेट एक ही है कि लोगों को तबाह किया जाए, देशों के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा किया जाए। जो सरकारें हमारे मतलब की नहीं है उन सरकारों को हटा दिया जाए। तो वो रेजिम चेंज का जो फॉर्मूला है वो अक्सर कई देशों में अपनाया गया है। एक और जंग चल रही है इस क्षेत्र में जो 2015 से अमेरिका की पूरी निगरानी और पूरी सपोर्ट के साथ, वो है सऊदी अरब के नेतृत्व में यमन के खिलाफ जंग। यमन के निहत्थे लोग जो जिनके पास एक 100 साल से ज्यादा वहां पर सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही, सबसे गरीब जो मुल्क है उस पूरे क्षेत्र का अरब देशों में वो यमन है। और यमन पर मार्च 2015 से बमबारी जारी है। इस बमबारी के नतीजे में वहां कितना नुकसान हुआ है वो मैं आपको बताऊं। यहां तक के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। और इस जंग का मकसद क्या है कि वहां जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल रबू मंसूर हादी, उन्हें दोबारा सरकार सौंपने का प्रयास उन्होंने किया है। लेकिन वहां जो हूथी सरकार है, जो हूथी के मिलिटेंट्स हैं, वो इनको जवाबी कार्रवाई दे रहे हैं। और इस जवाबी जो कुछ वो कर रहे हैं, जो जिसमें ड्रोन से हमले भी मौजूद हैं, उसके अलावा मिसाइल के जरिए हमले हैं। अब सऊदी अरब इतना थक चुका है कि अमेरिका ने पिछले दिनों इस जंग को बंद करने की बात कही है। इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए तो उसके फौरन आने के बाद कहा कि मैं मीडिएट करूंगा, मध्यस्थता करूंगा। तो सऊदी अरब का हाल उसमें ऐसा हुआ है। लेकिन इस पूरी जंग में अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और उनके जो मित्र देश हैं वो सारे बराबर के शामिल हैं। और ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें ये मैं आपको बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मीडिया वहां की हकीकत बता ही नहीं रहा। एक विकिपीडिया एक वेबसाइट है जो दुनिया भर के अलग अलग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके और वो इंफॉर्मेशन वेरीफाई करते हैं, उसके बाद वेबसाइट पर डालते हैं। उस वेबसाइट पे जो अभी तक की जो यमन के युद्ध के बारे में इंफॉर्मेशन है वो ये बताया गया है कि यमन में अब तक 50 से 80 हजार तक लोग मारे जा चुके हैं और 500 से अधिक सऊदी लोग मारे गए हैं, जबकि 31 लाख से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। 2017 में, इसी 2017 में जो पिछला साल गया है उसमें 50,000 से ज्यादा बच्चे भूख से मरे हैं। आप समझिए कि भूख से मरना कितनी आखिरी स्थिति होती है कि इंसान को खाना ना मिले और वो भूख से मर जाए। 50,000 लोग यमन में भूख से मर चुके हैं। इसी वर्ष 2018 में अप्रैल से जुलाई तक 2310 लोग कॉलरा से मर चुके हैं यमन में। और वहां अमेरिका और अनेक पश्चिमी देश जो हैं सऊदी अरब को हथियार दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो व्यापार है। अब आप ये समझ लीजिए 5 लाख का एक आंकड़ा है, उसके अलावा आतंकवाद के जरिए जो सीरिया में लोग मारे गए हैं वो अलग है, यमन में अलग है, और एक्टर्स वही हैं जो पूरे क्षेत्र को तबाह बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। ये अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, ये एक प्रोजेक्ट है लार्जर इजराइल बनाने का। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस पूरे क्षेत्र में कोई तरक्की ना हो, जंगें होती रहे और नेचुरल रिसोर्सेज को तबाह किया जाता रहे। और उसके बाद ये सभी जंगें जिस आतंकी हमले के कारण बताई गई हैं, उस हमले में अमेरिकी सरकार ने जांच ठीक से नहीं होने दी। ये बहुत दिलचस्प बात है। जांच ठीक से ना होने देने में सरकार मुलव्विस है, सरकार लिप्त है, और उसका अपना प्लान यह है कि वो अपनी जनता को अंधेरे में रखना चाहती है। इसके लिए जो विशेष 9/11 का जांच कमीशन बना था उसमें यह बताया गया था कि सरकारी रुकावटें डाली गई
फैक्ट्स तक पहुंचने के लिए। ये अभी ये नहीं जान सके कि आखिर हुआ क्या था। कमीशन के जो अध्यक्ष हैं थॉमस कीन और उपाध्यक्ष ली हैमिल्टन ने 2007 में अपनी एक किताब छापी थी जिसका नाम था विदाउट प्रीसिडेंट। उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी जांच विफल होगी और जांच के लिए जो आवश्यक धनराशि फंड चाहिए वो नहीं दिया जा रहा, और उन्होंने ये भी कहा था कि अधिकारियों द्वारा सच्चाई तक नहीं पहुंचने दिया गया। और बल्कि साथ साथ ये भी कहा कि जो वहां का रक्षा मंत्रालय है पेंटागन, वो और विमानन निगम अधिकारियों ने भटकाया, उनको सही इंफॉर्मेशन देने के बजाय भटकाया, सही इंफॉर्मेशन नहीं दी। और उसके बाद उन्होंने इस कमीशन के जो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिनका मैंने नाम लिया है, उन्होंने इन अधिकारियों को जिन्होंने भटकाया था उनके खिलाफ सरकार को सिफारिश की थी कि मुकदमे चलाए जाएं। लेकिन लंदन से प्रकाशित होने वाला गार्जियन अखबार ये कह रहा है कि जांच कमीशन के सामने जो झूठ बोलने वाले लोग थे उनके किसी के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप समझिए, सरकार खुद जांच नहीं होने दे रही। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि महत्वपूर्ण सबूतों को और गवाहों तक वो नहीं पहुंच सके, और जो कमिश्नर जो हैं उन्होंने ये कहा कि जांच अधूरी रही और गलतियों और त्रुटियों से भरपूर है। ये आपको याद होगा कि ऐसी रिपोर्टें भी आई थी शुरू में 9/11 के बाद कि जिस दिन ये हमला हुआ है उस दिन ट्विन टावर्स में यहूदी 3000 जो काम करते थे वो उस दिन छुट्टी पर थे। इस खबर की पुष्टि नहीं हो सकी, अमेरिकी सरकार ने उस पर बाद में कोई बात नहीं बताई, लेकिन वहीं के सेमोर हर्ष बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने ये बात कही थी। इस पर भी कोई जांच नहीं हुई। तो आप ये समझ लें कि एक तरफ एक बहाना बनाया गया जिसकी जांच नहीं होने दी गई, और दूसरी तरफ 5 लाख से ज्यादा लोग पिछले 17 सालों में मारे जा चुके। इसके अलावा सीरिया में क्या हुआ, इसके अलावा यमन में क्या हुआ, उसके वो अलग है। तो ये मैं अपने कार्यक्रम के अंत में एक घोषणा फिर से करना चाहता हूं कि कल सैटरडे में वरिष्ठ पत्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं सईद नकवी, उनका इंटरव्यू आप देखिए। वो भारत के अकेले पत्रकार हैं जिन्होंने जमाल खाशोगी से मुलाकात की है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, और हमारे इस कार्यक्रम को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।